तो इस गहन चर्चा को शुरू करने से पहले मेरी सभी सुनने वालों से एक गुजारिश है कि सटीक और बेहतरीन जानकारी के लिए दीक्षा करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे विस्तृत विश्लेषण आपको वहीं मिलते हैं। एकदम सही बात है। तो आज का हमारा जो मिशन है ना, वो बहुत स्पष्ट है। हम 29 अप्रैल 2026 के टॉप 30 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, मतलब जो बहुविकल्पीय प्रश्न या एमसीक्यूज हैं, और जो दैनिक समाचार सार है, उसका सटीक विश्लेषण करने वाले हैं। और इसमें अर्थव्यवस्था से लेकर रक्षा और कूटनीति तक सब कुछ शामिल है। बिल्कुल। और आज हम बिना किसी देरी के, ठीक है, ऐसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हम सीधे स्लाइड दर स्लाइड और नंबर दर नंबर प्रश्नों पर जा रहे हैं और साथ ही उन्हें गहराई से समझेंगे। तो पहली स्लाइड से शुरू करें। हाँ, तो हमारी पहली स्लाइड पर व्यापार और कूटनीति के प्रश्न हैं। मैं पढ़ता हूं। प्रश्न 1, भारत न्यूजीलैंड एफटीए यानी मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कहां हुए? इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। और प्रश्न 2 है कि भारत को न्यूजीलैंड में कितने टैरिफ लाइनों पर ड्यूटी फ्री एक्सेस मिला? सही उत्तर है 8,284। जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। और प्रश्न 3 है, भारत न्यूजीलैंड एफटीए से न्यूजीलैंड ने हमारे लिए कितने सेक्टर खोले? तो इसका सही उत्तर है 118। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो 8,284 टैरिफ लाइनों की बात हो रही है, इसका जमीनी स्तर पर क्या असर होगा? देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस 8,284 टैरिफ लाइन का सीधा मतलब हमारे लोकल व्यापार से जुड़ा है। मतलब भारत में बनने वाले लगभग 95% से अधिक उत्पाद अब न्यूजीलैंड के बाजार में बिना किसी एक्स्ट्रा आयात शुल्क के जा सकेंगे। ओहो, मतलब ये तो एक तरह से जैसे किसी बड़े कॉन्सर्ट का वीआईपी पास मिल गया हो, है ना? बिल्कुल, एकदम सही उदाहरण दिया आपने। मतलब भारतीय उत्पादों को अब लंबे टैक्स बैरियर वाली लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, सीधा वीआईपी एंट्री मिलेगी। हाँ, और जो 118 सेक्टर खुले हैं ना, उससे हमारे आईटी पेशेवरों और सेवा क्षेत्र को भी सीधा फायदा होगा। क्या बात है, ये तो सच में शानदार है। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। जी। तो स्लाइड 2 पर डिजिटल दुनिया का उछाल दिख रहा है। प्रश्न 4, फोनपे ने मार्च 2026 में कितने अरब यूपीआई ट्रांजैक्शन पार किए? सही उत्तर है 10 अरब। सिर्फ एक महीने में? हाँ, सोचिए। और प्रश्न 5 है, फोनपे का यूपीआई वॉल्यूम शेयर कितना रहा? उत्तर है 46.4%। वहीं प्रश्न 6 है कि गूगल पे यूपीआई में कौन से स्थान पर रहा? इसका सही उत्तर है दूसरा। इतने बड़े आंकड़े, मतलब एक ही ऐप का 46% शेयर होना, क्या ये खतरे की घंटी नहीं है? देखिए, ये तकनीकी रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक प्लेटफॉर्म ने 10 अरब का आंकड़ा पार कर लिया। ये दिखाता है कि भारत में डिजिटल पेमेंट का दबदबा कितना है। वो तो है। लेकिन हाँ, जैसा आपने कहा, 46.4% का मार्केट शेयर होना नियामकों के लिए थोड़ा चिंता का विषय भी हो सकता है, क्योंकि एक ही सिस्टम पर बहुत ज्यादा निर्भरता जोखिम ला सकती है। सही बात है। अगर सर्वर क्रैश हो गया तो आधी इकोनॉमी रुक सकती है। बिल्कुल। तो डिजिटल की इसी बात पर चलो अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, अगली स्लाइड गवर्नेंस पर है। जी, स्लाइड 3 पर प्रश्न 7 है, पेटीएम यूपीआई में कौन से स्थान पर रहा? सही उत्तर है तीसरा। अब प्रश्न 8, नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की? उत्तर है इफेक्टिव सिटी गवर्नमेंट। और प्रश्न 9, ये इफेक्टिव सिटी गवर्नमेंट रिपोर्ट किसने जारी की? सही उत्तर है मनोहर लाल खट्टर। अब यहां मेरा एक सवाल है। हाँ, बताइए। हम 10 अरब यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो कि बहुत स्मार्ट है, लेकिन हमारे शहर, मतलब बारिश होते ही जल भरा हो जाता है। तो क्या शहरों के प्रभावी प्रशासन यानी सिटी गवर्नमेंट के बिना हम इस डिजिटल क्रांति का पूरा फायदा उठा सकते हैं? आपने एकदम दुखती रग पर हाथ रखा है। सच कहूं तो बिल्कुल नहीं। नीति आयोग की ये रिपोर्ट नीति निर्माण के लिए इसीलिए इतनी महत्वपूर्ण है। देखिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें गति दे सकता है। सही बात है। लेकिन भौतिक और प्रशासनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अच्छी सड़कें, ड्रेनेज और काम करने वाले नगर निगम, ये हमें जमीन पर टिकाए रखते हैं। इफेक्टिव सिटी गवर्नमेंट के बिना डिजिटल स्मार्टनेस बस आधी तस्वीर है। मतलब फोन स्मार्ट होने से काम नहीं चलेगा, सिस्टम को भी स्मार्ट होना पड़ेगा। एकदम सही बात है। बहुत खूब। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। स्लाइड 4 पर राष्ट्रीय अवसंरचना की बात है। प्रश्न 10, भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक विकसित भारत बनना है? इसका सही उत्तर है 2047। बहुत महत्वपूर्ण साल है ये। हाँ। प्रश्न 11, पीएम मोदी किस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं?
उत्तर है गंगा एक्सप्रेसवे। और प्रश्न 12, इस गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो सही उत्तर है 594 किलोमीटर। ये जो 2047 का लक्ष्य है ना, जी इसे आप इस 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे से सीधे जोड़कर देख सकते हैं। हाँ, विकसित भारत बनने के लिए हमें सिर्फ नीतियां नहीं चाहिए, हमें जमीन पर ऐसा ही विशाल भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। मतलब ये एक्सप्रेसवे सिर्फ गाड़ियां चलाने के लिए नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये सप्लाई चेन को फास्ट करते हैं, लॉजिस्टिक्स की लागत घटाते हैं और अंततः इसी से हम 2047 के उस बड़े आर्थिक लक्ष्य तक पहुंचेंगे। सही कहा, मतलब स्पीड ही असली चाबी है। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। जी अब स्लाइड 5 राजनीति और रक्षा के बारे में है। प्रश्न 13, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कौन सा चरण मतदान हुआ? सही उत्तर है पहला। प्रश्न 14, भारत को रूस से कौन सी रक्षा प्रणाली मिलने वाली है? सही उत्तर है S-400। और प्रश्न 15, S-400 प्रणाली किस देश से आती है? इसका सही उत्तर भी रूस ही है। ये रक्षा कूटनीति कैसे काम कर रही है? देखिए, भारत का रूस से S-400 लेना हमारी रक्षा कूटनीति का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। वो कैसे? मतलब पश्चिम का दबाव भी तो है ना? बिल्कुल है, लेकिन भारत की जो रणनीतिक स्वायत्ता है, यानी अपने फैसले खुद लेने की जो आजादी है, ये सौदा उसी का प्रतीक है। अच्छा। हमें अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए था और हमने वो लिया। मतलब अपनी शर्तों पर अपनी सुरक्षा। क्या बात है। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। तो अब व्यापक अर्थव्यवस्था की तस्वीर देखते हैं। हाँ, स्लाइड 6 पर प्रश्न 16 है। मार्च 2026 में कुल यूपीआई ट्रांजैक्शन कितने रहे? सही उत्तर है 22.64 अरब। बाप रे। और ये तो बस शुरुआत है। प्रश्न 17 सुनिए, कुल यूपीआई ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी रही? सही उत्तर है 29.53 लाख करोड़ रुपए। ये आंकड़ा वाकई अविश्वसनीय है ना? और प्रश्न 18 है, एनपीसीआई किससे संबंधित है? उत्तर है डिजिटल भुगतान। अब 29.53 लाख करोड़, ये तो मतलब दिमाग सुन करने वाला नंबर है। और ये केवल एक महीने की अर्थव्यवस्था की तस्वीर है। सिर्फ एक महीना? हाँ, ये दिखाता है कि कैशलेस इंडिया की ताकत कितनी बढ़ गई है। मतलब अर्थव्यवस्था में अब लिक्विडिटी इतनी तेजी से घूम रही है कि इसने छोटे से छोटे व्यापारी को भी फॉर्मल इकोनॉमी से जोड़ दिया है। रेडी पटरी वाले भी अब डिजिटल हो गए हैं। बिल्कुल, और यही असली आर्थिक क्रांति है। बहुत ही शानदार बात कही। इसी क्रांति के साथ चलो अगली स्लाइड देखते हैं। जी, तो स्लाइड 7 पर्यावरण पर है। प्रश्न 19, यूपीआई का पूरा नाम क्या है? सही उत्तर है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। प्रश्न 20, भारत की कैशलेस इकोनॉमी को किसने बढ़ावा दिया? उत्तर है यूपीआई। और प्रश्न 21, 2026 ग्लोबल टॉक्स ऑन फॉसिल फ्यूल्स कहां आयोजित हुई? इसका सही उत्तर है कोलंबिया। अब यहां मुझे एक थोड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। कैसा विरोधाभास? देखिए, एक तरफ हम यूपीआई का इस्तेमाल करके डिजिटल हो रहे हैं, कागज और नोट बचा रहे हैं, और दूसरी तरफ दुनिया फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन पर कोलंबिया में इतनी बड़ी चर्चा कर रही है। आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा है। डिजिटल होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे सर्वर बिजली नहीं खा रहे, और वो बिजली आज भी बहुत हद तक कोयले से ही बन रही है। एग्जैक्टली, वही तो। इसलिए दुनिया आप समझ रही है कि डिजिटल क्रांति और हरित क्रांति दोनों को साथ चलना होगा। बहुत सही। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, तो स्लाइड 8 इसी मुद्दे को आगे ले जाती है। प्रश्न 22, इस सम्मेलन की सह मेजबानी किसने की? सही उत्तर है कोलंबिया और नीदरलैंड्स। प्रश्न 23, यूएन क्लाइमेट अलर्ट किससे संबंधित है? उत्तर है जलवायु परिवर्तन। और प्रश्न 24, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? सही उत्तर है वेलिंगटन। इसमें एक चीज गौर करने वाली है। जी बताइए। कोलंबिया और नीदरलैंड्स दोनों की भौगोलिक स्थिति बिल्कुल अलग है। हाँ, एक साउथ अमेरिका में है और एक यूरोप में। बिल्कुल। कोलंबिया विकासशील है और वहाँ घने जंगल है, जबकि नीदरलैंड्स एक अमीर देश है जिसका बड़ा हिस्सा समुद्र तल से नीचे है। ओहो, मतलब दोनों को अलग अलग तरह के खतरे हैं। एकदम सही। जलवायु परिवर्तन दोनों के लिए बड़ा खतरा है। इन दो अलग देशों का साथ आना इस बात का सबूत है कि क्लाइमेट चेंज किसी सरहद को नहीं मानता। वाकई प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। जी। स्लाइड 9 पर खेल के विकास की बात है। प्रश्न 25,
भारत न्यूजीलैंड एफटीए का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है व्यापार सहयोग, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। हाँ। प्रश्न 26, आईपीएल 2026 किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर है क्रिकेट। और प्रश्न 27, 6 इंडोर क्रिकेट अकेडमियां कहाँ शुरू हुई? इसका सही उत्तर है पूर्वोत्तर भारत। ये पूर्वोत्तर भारत वाला पॉइंट बहुत अहम है। वो कैसे? मतलब इंडोर ही क्यों? देखिए, नॉर्थ ईस्ट में बारिश बहुत होती है, वहाँ आउटडोर खेलना हमेशा संभव नहीं होता, तो सरकार ने वहाँ इंडोर सुविधाएं देकर एक बड़ी भौगोलिक बाधा को हटा दिया है। अच्छा, है ना? मतलब टैलेंट को मौसम की वजह से रुकना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, इन सुविधाओं का विस्तार क्षेत्रीय विकास के लिए बहुत अहम है। जब पूर्वोत्तर के युवा मुख्यधारा के खेलों में आएंगे, तो इससे राष्ट्रीय एकीकरण भी मजबूत होगा। क्या बात है, खेल के जरिए एकीकरण, बेहतरीन सोच। चलो अगली स्लाइड देखते हैं, जो कि हमारी आखिरी स्लाइड है। जी, देखते हैं। तो स्लाइड 10 पर प्रश्न 28 है, क्रिकेट अकादमियों का उद्घाटन किसने किया? सही उत्तर है पीएम मोदी। प्रश्न 29, आईपीएल का पूरा नाम क्या है? सही उत्तर है इंडियन प्रीमियर लीग। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न 30, क्रिकेट अकादमियां किस उद्देश्य से खोली गई? सही उत्तर है खेल विकास। तो अगर मैं आज के इस पूरे डेली न्यूज मैट्रिक्स को संक्षेप में समेटूं ना, हाँ प्लीज। तो आज के इन 30 सवालों ने हमें एक बहुत स्पष्ट तस्वीर दिखाई है। हाँ, मतलब अर्थव्यवस्था में यूपीआई की ताकत, बिल्कुल। राष्ट्रीय अवसंरचना में गंगा एक्सप्रेसवे की रफ्तार, रक्षा में S-400 की मजबूती और पूर्वोत्तर में अकादमियों के जरिए खेल का विकास। ये सब एक ही बड़ी कहानी के अलग-अलग हिस्से हैं। मतलब ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। एकदम। और ये सब उसी विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ कदम है। बहुत ही शानदार विश्लेषण। तो हमारी चर्चा लगभग पूरी हो चुकी है। क्या कोई आखिरी विचार है जो आप हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहेंगी? हाँ, एक बहुत व्यापक सवाल है मेरे मन में। जब 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है, तो क्या हमारी डिजिटल स्पीड जो यूपीआई से दिख रही है और हमारी भौतिक स्पीड जो एक्सप्रेसवे से आ रही है, क्या इन दोनों का ये जबरदस्त तालमेल हमें उस लक्ष्य तक समय से पहले ही पहुंचा देगा? हो, ये तो सच में सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। क्या हम 2047 से पहले ही वहां पहुंच जाएंगे? बिल्कुल, ये विचार करने वाली बात है। और इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं रोकते हैं। आप सभी श्रोता दीक्षा करंट अफेयर्स की पीडीएफ के लिए उनके चैनल से जरूर जुड़े रहें। हाँ, ताकि आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। बिल्कुल। और अब आपके लिए एक काम है, कमेंट में सही आंसर बताने का समय आ गया है। हमारा सवाल है, भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक विकसित राष्ट्र बनना है? अपना उत्तर कमेंट में जरूर दें। और इस चर्चा को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।